नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी के ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जी के प्रैक्टिस सेट सीरीज़। इस सीरीज़ का आज हम 86वां भाग यहाँ पे कवर करेंगे। इस सीरीज़ के हर वीडियो में हम उत्तराखंड के 20 इंपॉर्टेंट MCQs को यहाँ पे कवर करते हैं। ना सिर्फ उन्हें यहाँ पे क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, उनसे रिलेटेड जितने आपके एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उनको भी हम यहीं पे कवर करते हुए चलते हैं, जिससे आपका साथ साथ में रिवीजन भी हो जाता है और क्वेश्चन सॉल्व करके आपकी प्रैक्टिस भी यहाँ पर हो जाती है। ये हमारा इस सीरीज़ का 86वां भाग है। अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ के जो हमारे 85 पार्ट हैं पिछले, उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजी जनजाति की बोली को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा, राजी जनजाति की बोली को मुंडा बोला जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है और ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है। अगर हम बात करें राजी जनजाति के आवाज़ को क्या बोला जाता है, आपसे ये भी पूछा जाता है, तो राजी जनजाति के आवाज़ को रौत्यूड़ा बोला जाता है। ठीक है, तब आंसर होता ऑप्शन बी। यहाँ पर बोली पूछी गई है तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगर हम अन्य ऑप्शन की बात करें यहाँ पर, तो जो अन्य दो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये भोटिया जनजाति से संबंधित है। भोटिया जनजाति में जो शीतकालीन आवास होते हैं, भोटिया जनजाति के शीतकालीन आवास को गुंडा या मुंसा बोला जाता है। दोनों एक ही नाम है। ठीक है, तो भोटिया जनजाति में जो उनके शीतकालीन आवास होते हैं उनको मुंसा या गुंडा कहा जाता है, और जो उनके ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं उनको मैत बोला जाता है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, शीतकालीन का नाम, ग्रीष्मकालीन का नाम, राजी जनजाति की बोली और उनके आवासों का नाम। ठीक है, राजी जनजाति का जो आवास है ये भी पेपर में आपसे पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, उत्तरकाशी के गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी से कौन सी नदी मिलती है? तो ये सारी नदियां जो हैं आपकी भागीरथी की सहायक नदियां हैं। आपने बताना है कि इनमें से कौन सी नदी उत्तरकाशी के गंगोरी में भागीरथी नदी से मिल जाती है। सही आंसर है यहाँ पर असीम गंगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, असीम गंगा या असी गंगा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसका उद्गम डोडी ताल से होता है। डोडी ताल आप जानते हैं 6 कोने वाला ताल है, उत्तरकाशी में है, सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं से निकलती है असीम गंगा और गंगोरी नामक जगह पर यह भागीरथी से मिल जाती है। अगर हम बात करें यहाँ पर जाड़ गंगा की, इसको जाड़ गंगा कर देना। जाड़ गंगा जिसे हम जानवी नदी भी कहते हैं, ये भी भागीरथी की सहायक नदी है और भागीरथी के साथ ये भैरव घाटी में मिल जाती है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तरकाशी के भैरव घाटी में किन किन नदियों का संगम होता है, तो आप बताएंगे भागीरथी और जाड़ गंगा, या जिसे जानवी नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, मसूरी कांड कब हुआ था? कुछ घटनाक्रम, जो राज्य निर्माण आंदोलन जो चला था उत्तराखंड के लिए, उसके दौरान कुछ घटनाएं हुई थी, तो उनके बारे में आपसे प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो मसूरी कांड हुआ था ये कब हुआ था? सही आंसर है, मसूरी कांड आपके 2 सितंबर 1994 में हुआ था। ठीक है, आपको याद होगा, आपने पहले भी पढ़ा है, 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड होता है और इसी के विरोध में अगले ही दिन 2 सितंबर 1994 को मसूरी में प्रदर्शन होता है, जिसके तहत वहां पर जो प्रदर्शनकारी थे, जो वहां पर आंदोलन कर रहे थे, और जो पुलिस थी, इनके बीच वहां पर झड़प हो जाती है और इसमें भी कई सारे लोग यहां पे शहीद हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है, मसूरी गोलीकांड या जो मसूरी कांड है कब हुआ? खटीमा गोलीकांड के एक दिन बाद। खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर को हुआ था, ये हुआ 2 सितंबर को। यहाँ पर कौन कौन शहीद हुए, शहीदों का नाम आपसे पूछा जाता है। खास तौर पर 2 महिलाएं जो मसूरी गोलीकांड है इसमें शहीद हुई थी। कौन कौन सी थी? एक का नाम था बेलमती चौहान और एक का नाम था हंसा धनई। तो वे दोनों महिलाएं भी इसी कांड में शहीद हुई थी। अन्य शहीदों की अगर हम बात करें तो धनपत सिंह यहाँ पर शहीद हुए। उनके अलावा राय सिंह बंगारी, मदन मोहन ममगाई, बलबीर सिंह
सिंह नेगी, जेठू सिंह, ये सब के सब मसूरी कांड के दौरान ही शहीद यहाँ पर हुए थे। जब ये झड़प यहाँ पर हुई, पुलिस और जो प्रदर्शनकारी थे इनके बीच, इसी झड़प में जो उस समय यहाँ के डीएसपी थे उमा शंकर त्रिपाठी, वे भी यहाँ पर शहीद हुए थे। ये सारे नाम आपको याद रखना है, खास तौर पर जो डीएसपी का नाम है उमा शंकर त्रिपाठी और जो दो महिलाएं हैं हंसा धनई और बेलमती चौहान। ठीक है, चलिए अगर हम अन्य जो कांड यहां पर हुए थे इंपॉर्टेंट उनकी बात करें तो पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, 1 सितंबर को हुआ आपका जो खटीमा गोली कांड है, 2 सितंबर को आपका मसूरी कांड हुआ, 2 अक्टूबर को आपका मुजफ्फरनगर कांड जिसे रामपुर तिराहा कांड भी कहते हैं वो हुआ, और उसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट आता है वो है श्रीयंत्र टापू कांड, ये आपके 10 नवंबर को हुआ। श्रीयंत्र टापू कांड 1995 में हुआ 10 अक्टूबर को, बाकी के सभी आपके कब हुए, सब आपके 1994 में हुए। श्रीयंत्र टापू कांड 10 नवंबर को हुआ था, ठीक है, अक्टूबर में नहीं नवंबर में हुआ था। तो ये सब आपको याद रखने हैं, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन कब हुआ था। देखिए उत्तराखंड क्रांति दल, इसकी स्थापना 1979 में होती है और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, इसके पहले अध्यक्ष डी पंत थे, देवीदत्त पंत। इसके अंदर जो विभाजन होता है यूकेडी का विभाजन, ये होता है 1987 में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर यहां पर होगा, तो ये आपको याद रखना है। 1987 का वर्ष काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था उत्तराखंड की, अगर हम हिस्ट्री की बात करें या उत्तराखंड के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। पहला, ये हमको काफी सारे प्रश्न देता है। उत्तराखंड क्रांति दल का यहाँ पर विभाजन होता है 1987 में, और जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं यूकेडी के विभाजन के बाद वो बनाए जाते हैं काशी सिंह ऐरी। ठीक है, 1987 में जो दूसरी प्रमुख घटना घटी इसके विभाजन के अलावा, एक व्यक्ति हैं त्रिवेंद्र सिंह पंवार, उनका नाम आपको याद रखना है, ये पेपर में पूछे जा चुके हैं। त्रिवेंद्र सिंह पंवार ने राज्य की मांग को लेकर एक पत्र बम फेंका था संसद में। तो कब फेंका था, 1987 में ही उन्होंने फेंका था, 23 अप्रैल को उन्होंने फेंका था। तो ये भी याद रखना है किस वर्ष गया, 1987। तीसरी महत्वपूर्ण घटना जो 1987 में ही हुई वो थी भाजपा का जो अल्मोड़ा में एक पार्टी सम्मेलन होता है जिसकी अध्यक्षता LK आडवाणी करते हैं। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, कब हुआ भाजपा का सम्मेलन अल्मोड़ा में, 1987 में। और इसी सम्मेलन में यहाँ पर बीजेपी ने इस मांग को स्वीकार किया कि जो पर्वतीय इलाका है उत्तर प्रदेश का, उसे हम राज्य का दर्जा देंगे। तो कब स्वीकार किया गया, 1987 में अल्मोड़ा के सम्मेलन में, जिसके अध्यक्ष LK आडवाणी थे। हालांकि यहाँ पर डिसाइड ये हुआ था कि जो नया राज्य बनेगा उसका नाम उत्तरांचल होगा, उत्तराखंड नहीं होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित मुस्लिम पुस्तकों में से कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपसे हाल ही में पिछले साल पेपर में पूछा गया था। इनमें से आपने बतानी है कौन सी किताब है जिसमें उत्तराखंड के इतिहास के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बाबरनामा में उत्तराखंड की जानकारी हमें नहीं मिलती है। अगर हम एलिमिनेट करके भी कोशिश करें क्वेश्चन को करने की, तो देखिए जहांगीरनामा में आप जानते हैं कि मानशाह के दरबार में एक कवि थे जिनका नाम था कवि भरत, और कहा जाता है कि जहांगीर ने कवि भरत को ज्योतिक राय की उपाधि दी थी। तो ये जानकारी हमें कहां से मिलती है, जहांगीरनामा। ठीक है, तो इसके बारे में तो हमें उल्लेख मिल जाता है जहांगीरनामा में। शाहजहांनामा की अगर हम बात करते हैं, एक और चीज आपको याद रखनी है, जो श्याम शाह थे, श्याम शाह गढ़वाल के राजा थे, पंवार वंश के राजा, इनको जहांगीर ने हाथी घोड़े उपहार में दिए थे। ये जानकारी भी हमें जहांगीरनामा से मिलती है। तो यानी कि जहांगीरनामा में तो उत्तराखंड के स्रोत हमें मिलते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में बना है, किस गढ़वाल के राजा को जहांगीर ने हाथी घोड़े दिए थे, श्याम शाह को। या फिर ऐसे आपसे पूछा जाएगा, श्याम शाह को हाथी घोड़े किस मुगल राजा ने दिए थे, जहांगीर ने दिए थे। उल्लेख मिलता है जहांगीरनामा में, तो ये आपको याद रखना है। शाहनामा की बात करते हैं अगर हम शाहजहांनामा की, तो आप सभी जानते हैं शाहजहां ने तो खुद गढ़वाल के ऊपर हमला करवाया था, तो जरूर इसमें भी इसकी जानकारी हमें मिलती है। बाबर के काल की जानकारी नहीं मिलती है। नेक्स्ट है हमारा, गुरना माता मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए गुरना माता मंदिर कई बार हम इसको कवर कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरना माता मंदिर, इसे पाषाण देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये मंदिर आपके पिथौरागढ़ जिले में स्थित है।
ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और जब भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं मैं आपको हमेशा कंफ्यूजन क्लियर करते हुए चलता हूं कि जो गुरना माता मंदिर है ये पिथौरागढ़ में है, और अगर आपसे पूछा जाएगा गुरना माई मंदिर कहां पर है तो ये आपके चंपावत में है। ठीक है, दोनों याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। गुरना माता मंदिर, इसे पाषाण देवी मंदिर भी कहते हैं, ये पिथौरागढ़, और गुरना माई मंदिर अगर पूछा जाएगा तो ये आपके चंपावत में आता है। नेक्स्ट है हमारा थारू जनजाति में सगाई की रस्म को क्या कहते हैं। देखिए थारू जनजाति में सगाई की रस्म को अपना पराया कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, थारू जनजाति में सगाई की रस्म को क्या कहते हैं, अपना पराया। थारू जनजाति में जब विवाह की जो तिथि है उसे निश्चित कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं डेट को, तो उसको क्या कहते हैं, तो शादी की डेट को पक्की करने को थारू जनजाति में बात कट्टी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। थारू जनजाति में जब शादी पक्की की जाती है, ये तो हमने डेट पक्की करी शादी की, अगर कोई विवाह पक्का किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, तो उसे पक्की पौड़ी कहा जाता है। तो ये भी आपको कुछ नाम है जो आपको याद रखना है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। थारू जनजाति में जब विवाह पक्का किया जाता है उसे पक्की पौड़ी कहते हैं। जब विवाह की तिथि पक्की की जाती है उसे बात कट्टी कहते हैं। सगाई की रस्म को अपना पराया कहते हैं। थारू जनजाति से आपको एक और क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कर चुके हैं कि थारू जनजाति में ही विधवा विवाह का भी प्रचलन है। ठीक है, और विधवा विवाह के दौरान कौन सा भोज दिया जाता है, लट भरवा भोज, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक और चीज, अगर आपसे पूछा जाए भोटिया जनजाति में सगाई की रस्म को क्या कहते हैं, थारू में तो अपना पराया कहते हैं, भोटिया जनजाति में सगाई की रस्म को थौची कहा जाता है, तब आपका आंसर ऑप्शन ए यहां पर हो जाता। और भोटिया जनजाति में विवाह को क्या कहते हैं, तो विवाह को दामी कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, साथ साथ में इनको लिखते हुए जरूर चलें, आपको जरूर इससे फायदा होगा और आपके सारे क्वेश्चन एक जगह पर आपको मिल जाएंगे। ये सीरीज़ हमारी बेसिकली रिवीजन के लिए ही है। इसमें आपको उत्तराखंड के नए पुराने जो इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं तथ्यों के साथ, जिससे आपका रिवीजन भी साथ में चलता रहे। चलिए नेक्स्ट है हमारा बेराइट्स खनिज उत्तराखंड के किस जनपद में पाया जाता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले साल ये पेपर में पूछा गया था। बेराइट्स खनिज आपके देहरादून में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस कमिश्नर ने सर्वप्रथम भोटिया शब्द का प्रयोग किया था। तो भोटिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर था विलियम ट्रेल, इसके द्वारा किया गया था। तो इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कंडाली या किरजी नामक उत्सव भोटिया जनजाति द्वारा कब मनाया जाता है। तो देखिए जो ये उत्सव है कंडाली उत्सव या जिसे किरजी उत्सव भी कहते हैं, ये पेपर में आपसे पूछा जा चुका है। इसे भोटिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, खास तौर पर ये पिथौरागढ़ में मनाते हैं और हर 12 वर्षों में इसे मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, पिथौरागढ़ में एक मेला भी लगता है जिसका नाम है जगनी मेला। ये कितने वर्षों में लगता है पूछा जा सकता है। ठीक है, जगनी मेला हर 15 वर्षों में लगता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे कंडाली उत्सव पूछेगा 12 साल में एक बार, और अगर आपसे जगनी मेला पूछेगा तो आप बताएंगे इसे 15 वर्षों में एक बार। नेक्स्ट है हमारा, किस चंद राजा के काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। देखिए कुमाऊं का स्वर्ण काल किस चंद राजा के काल को कहते हैं, राइट आंसर है जगत चंद के काल को कहते हैं। जगत चंद का टाइम पीरियड क्या था, इसने 1708 से लेकर 1720 तक कुमाऊं पे शासन किया था। चंद वंश का राजा था। पूरा चंद वंश हम पढ़ चुके हैं, उसका एक अलग सा वीडियो है, मास्टर वीडियो है, जिसमें आपका पहले राजा से लेकर के सभी 62 राजाओं के बारे में हमने वहां पर सभी तथ्यों के साथ देखा है। तो वहां पर आप जाके पढ़ सकते हैं पूरी स्टोरी को। जगत चंद की बात करें तो इसके काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, कब से कब तक था, 1708 से लेकर के 1720 तक। जगत चंद को लेकर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस चंद राजा ने जुआ खेलने पर या जुआरी पर या जुए पर टैक्स लगाया था। तो जुए पर टैक्स लगाने वाला भी पहला राजा कौन था, जगत चंद था। ठीक है, ये तो हमने बात करी कुमाऊं का स्वर्णकाल। अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए किस पंवार राजा के काल को गढ़वाल का स्वर्ण काल कहते हैं, तब आप बताएंगे फतेहपति शाह। ठीक है,
अगर कुमाऊं का स्वर्णकाल पूछेगा जगत चंद, गढ़वाल का स्वर्णकाल पूछेगा फतेहपति शाह के काल को कहते हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाता है कि किस वंश के काल को उत्तराखंड का स्वर्णकाल कहते हैं तो कत्यूरी काल को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गोविंद बल्लभ पंत द्वारा किस वर्ष काशीपुर में खद्दर आश्रम की स्थापना की गई थी। देखिए, काशीपुर में खद्दर आश्रम की स्थापना कौन करते हैं? गोविंद बल्लभ पंत। क्वेश्चन बन सकता है गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा खद्दर आश्रम की स्थापना किस स्थान पर की गई थी, तो आप याद रखेंगे काशीपुर में, और ये स्थापना इन्होंने 1918 में करी थी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। गोविंद बल्लभ पंत ने 1903 में अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना करी। 1914 में इन्होंने जो प्रेम सभा थी इसका गठन किया। ये प्रेम सभा इन्होंने काशीपुर में ही बनाई थी। ये दोनों पेपर में पूछे जा चुके हैं, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा बंधु नामक मासिक पत्र का संपादन किसने किया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले साल ये आपसे पूछा गया था, वीडियो के एग्जाम में ये आपसे पूछा गया था। जो बंधु नाम का समाचार पत्र है ये राम सिंह धोनी के द्वारा निकाला गया था, और जो प्रजाबंधु समाचार पत्र है वो जयदत्त वेला के द्वारा निकाला गया था। और एक और बंधु है जिसका नाम है बाजार बंधु। ये जो पत्र है ये हस्तलिखित पत्र था जो कि अल्मोड़ा से आता था 1913 में, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, विलियम ट्रेल ने कुमाऊं को कितने परगनों में बांटा था। देखिए, विलियम ट्रेल ने कुमाऊं को 26 परगनों में बांटा था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। विलियम ट्रेल को लेकर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। विलियम ट्रेल ने 1819 में 9 पटवारी के पद भी सृजित किए थे। क्वेश्चन बनता है ट्रेल द्वारा पटवारी के पद कब सृजित किए गए? 1819 में। ठीक है, विलियम ट्रेल ने ही जो कुली बेगार प्रथा थी इसके समाधान के लिए खच्चर सेना का भी गठन किया था। यह भी बनता है क्वेश्चन कि कुली बेगार के समाधान के लिए खच्चर सेना का गठन किसने किया? विलियम ट्रेल ने। ये इसने 1822 में किया था। 1822 में ही विलियम ट्रेल ने कुमाऊं के अंदर आबकारी विभाग का गठन भी किया था। तो ये भी आपको याद रखना है, विलियम ट्रेल ने आबकारी विभाग की स्थापना कब करी? 1822 में। ठीक है, 80 साला बंदोबस्त इसी के द्वारा किया गया। डबल लॉक व्यवस्था इसी के द्वारा लाई गई। साल वृक्ष जो था उसकी कटाई पर प्रतिबंध भी विलियम ट्रेल ने लगाया था 1826 में। ये भी पूछा जाता है। इसी ने अल्मोड़ा में एक देसी चिकित्सक की नियुक्ति भी करी थी 1833 में। तो ये सारे प्रश्न विलियम ट्रेल से पूछे जाते हैं। इसी ने अल्मोड़ा जेल का भी गठन किया। इसी के काल में हुई अल्मोड़ा जेल की स्थापना 1816 में। पौड़ी जेल की स्थापना भी इसी के काल में हुई 1821 में। ये सारे प्रश्न विलियम ट्रेल से आपसे पूछे जाते हैं, और इनमें से कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो पूछे जा चुके हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो विलियम ट्रेल से लेटेस्ट बना था कि किस जो कमिश्नर है कुमाऊं कमिश्नर, किस कुमाऊं कमिश्नर के ऊपर हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के आरोप लगे थे, तो वो भी ट्रेल पर लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पूना पैक्ट के विरोध में उत्तराखंड में सभा का आयोजन कहां पर किया गया था। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और BR अंबेडकर के बीच होता है, पुणे की यरवदा जेल में होता है, जिसके तहत जो सामान्य सीटें थी उन्हीं में से जो जनजातीय क्षेत्र थे उनको आरक्षण दिया गया था। ठीक है, जो दलित थे उनको आरक्षण दिया गया था, वही था पूना पैक्ट। हिस्ट्री में हमने इसको पूरा पढ़ा है। इसी के विरोध में, पूना पैक्ट के विरोध में उत्तराखंड में सभा का आयोजन बागेश्वर में किया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा। और इससे पहले एक इल्बर्ट बिल भी आता है, आप सभी जानते हैं, लॉर्ड रिपन के टाइम पे। लॉर्ड रिपन के टाइम पे जो इल्बर्ट बिल आया था इसके समर्थन में यहाँ पर एक बैठक होती है उत्तराखंड में। वो कहाँ पर होती है? वो अल्मोड़ा में होती है। ठीक है, तो पूना पैक्ट के विरोध में बागेश्वर, इल्बर्ट बिल के समर्थन में अल्मोड़ा। नेक्स्ट है हमारा वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था। ये क्वेश्चन उत्तराखंड में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पहले ये पूछा जा चुका है। वैदिक कालीन उत्तराखंड में जो त्रित्सु थे इनका शासन था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र को रामसर साइट में शामिल किया गया। यह भारत का कौन सा रामसर साइट बना था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा चांसेस हैं इसके बनने के। अक्टूबर 2020 में इसे रामसर सूची में शामिल किया गया। ठीक है, ये उत्तराखंड का पहला रामसर साइट है और देश का ये 38वां रामसर साइट बना था।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर हम रामसर कन्वेंशन की बात करें, रामसर समझौता कब हुआ था, तो ये आपके 2 फरवरी 1971 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो रामसर में हुआ था। ईरान में एक शहर है, उसका नाम है रामसर, और इसी के नाम पर इसे रामसर कहा जाता है। ठीक है, जो ये रामसर कन्वेंशन है, रामसर समझौता है, इसको इसी शहर के नाम पर कहा जाता है। भारत ने इस जो ये संधि हुई थी, समझौता हुआ था, इस पर कब हस्ताक्षर करे थे? इन्होंने तो 2 फरवरी 1971 को कन्वेंशन किया था यहाँ पर रामसर का। ठीक है, भारत इसमें शामिल हुआ था 1 फरवरी 1982 को, तो इसे भी आपको याद रखना है। रामसर साइट, रामसर के बारे में, रामसर से पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के, भारत की सभी रामसर साइट, इनके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है। वो आपको हमारा जो दूसरा चैनल है जीके ट्रैकर 2.0, वहां पर जाके आप उसको देख सकते हैं। वहां पर आपको रामसर के बारे में A to Z सारी जानकारी, सारे फैक्ट आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, प्राचीन मंदिरों में राज्य का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो प्राचीन मंदिरों में राज्य का सबसे बड़ा मंदिर है रुद्रमहालय मंदिर, जिसे गोपेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण जो विदिशा के राजा थे नागपति नाग, उनके द्वारा करा गया था। ठीक है, यानी कि जिनका नाम था गणपति नाग, नागपति नाग नहीं, नागवंश के राजा थे, नाम था इनका गणपति नाग, विदिशा के राजा थे, और इन्होंने ही गोपेश्वर में रुद्रमहालय मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि प्राचीन मंदिरों में राज्य का सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है, ये जो मंदिर है किस शैली में ये बना हुआ है, तो यह मंदिर हिमाद्री शैली में बना हुआ है। ठीक है, इस मंदिर की दीवारों पर 4 नाग राजाओं के नाम मिलते हैं। कौन कौन है वो, तो स्कंद नाग, विभु नाग, अंशु नाग और गणपति नाग। तो इन 4 राजाओं के नाम हमें यहाँ पर मिलते हैं। इस मंदिर को अब गोपेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, यशोधर मठपाल द्वारा पेटसाल शिलाश्रय की खोज किस वर्ष की गई थी? देखिए, यशोधर मठपाल ने 2 शिलाश्रयों की खोज करी थी। एक था फड़कानौली शिलाश्रय और एक था पेटसाल शिलाश्रय। इन दोनों की खोज इन्होंने करी है, दोनों के दोनों अल्मोड़ा से खोजे गए थे। जो पेटसाल शिलाश्रय है, जो यहाँ पर पूछा गया है, इसकी खोज इन्होंने 1989 में करी थी, और जो फड़कानौली शिलाश्रय है, इसकी खोज इन्होंने 1985 में करी थी। दोनों याद रखने हैं आपसे। एक बार पेपर में ऐसा पूछा गया था कि पेटसाल शिलाश्रय और फड़कानौली शिलाश्रय, इनकी खोज किसने करी? आप आसानी से बता देंगे यशोधर मठपाल, लेकिन अगर आपसे ऐसे ही वर्ष पूछ लिए जाएं तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो पेटसाल वाला 89 में, फड़कानौली 85 में। नेक्स्ट है हमारा, और आज का अंतिम प्रश्न है, देवसारी परियोजना किस नदी पर स्थित है? देवसारी परियोजना आपकी पिंडर नदी पर बनी है। ठीक है, कहाँ पर है ये परियोजना? आपकी चमोली जनपद में है, और पिंडर नदी पर ये परियोजना बनी हुई है। ठीक है, आपको याद रखना है, पूछा जाता है। पिंडर पर और कौन कौन सी परियोजनाएं और बांध बने हुए हैं? तो एक तो आपका देवसारी परियोजना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक बांध है जो नाम आपको याद रखना है, बगौली बांध। ये किस नदी पर है? पिंडर नदी पर है। ठीक है, पाडुली बांध, ये किस नदी पर है? पिंडर नदी पर है। मेलखेत बांध, ये भी आपका पिंडर नदी पर स्थित है। ये तीनों भी पिंडर पर है। देवसारी परियोजना भी आपकी पिंडर नदी पर बनी है। पिंडर नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो पिंडर नदी की प्रमुख सहायक नदी है आटागाड़। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि जो पिंडर की सहायक नदी है आटागाड़ और पिंडर, इन दोनों का संगम कहाँ पर होता है? तो चमोली में एक जगह है सिमली नामक जगह, तो सिमली नामक जगह पर इन दोनों का संगम हो जाता है। तो इसे भी आपको याद रखना है। और उसके बाद पिंडर नदी किसके साथ मिल जाती है? अलकनंदा में मिल जाती है, कर्णप्रयाग में। ये सारे फैक्ट आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड जीके प्रैक्टिस सेट सीरीज का आज हमने 86वां भाग यहाँ पे कवर किया। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। सारे जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको बताए, आपने उनको नोट किया होगा और आपका अच्छे से रिवीजन यहाँ पर हुआ होगा, जैसा हम हर वीडियो में करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस वीडियो में आपका स्कोर कितना रहा वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।